अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं किताब सोर्स कोड माय बिगिनिंग, जो दुनिया के अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स ने खुद लिखी है। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान ने अपनी अर्ली लाइफ के चॉइसेस और हैबिट्स के जरिए बाद में दुनिया का रिचेस्ट इंसान बनने का रास्ता तय किया। बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, बिलियनेयर और टेक विजनरी। लेकिन शुरू में उसकी जिंदगी बिल्कुल ऑर्डिनरी और अनसर्टेन थी। शुरू में हर डिसीजन और छोटी चॉइस बस नॉर्मल लगती थी, मगर यही छोटी डिसीजंस ने उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बनाया। ये किताब सिर्फ उसकी स्टोरी नहीं है, ये आपको वो हिडन थिंकिंग और स्ट्रैटेजीज दिखाती है जो आपके फोकस, डिसीजंस और लाइफ डायरेक्शन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि पावरफुल लोग अपना फ्यूचर साइलेंटली डिजाइन करते हैं और कैसे आप भी अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो, तो अभी सुनना शुरू करें। अक्सर जब हम किसी मुश्किल में फंसे होते हैं, जैसे काम का प्रेशर हो या एग्जाम्स सर पर हो, तो हमारा दिमाग बस उसी एक मसले के गिर्द घूमता रहता है। सारी मेंटल एनर्जी वहीं लग जाती है। लेकिन इस किताब में एक वाकया है जो इस सोच को बिल्कुल उलट देता है। बिल्कुल, और ये वाकया एक ऐसे वक्त का है जब बिल गेट्स जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अपनी लिमिट पर थे। वो अपने दोस्तों के साथ ओलंपिक माउंटेन्स में थे, 50 मील की एक बहुत मुश्किल हाइकिंग। अच्छा। और मौसम अचानक इतना खराब हो गया, हर तरफ बर्फ, थकान, सर्दी, बुरा हाल था। इतना खराब कि उनके ग्रुप लीडर को माइक को वोटिंग करवानी पड़ी कि आगे जाएं या वापस। जी, और गेट्स खुद वापस जाना चाहते थे। लेकिन ग्रुप ने आगे बढ़ने का फैसला किया। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में जब जिस्म भी जवाब दे रहा हो, आप मायूस हो, तो जहन क्या करता है? आमतौर पर तो जहन शिकायत करता है या डर जाता है, लेकिन यहाँ कुछ गैर मामूली हुआ। गेट्स ने अपनी तवज्जो उस बाहर के नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत से हटाकर एक बिल्कुल अंदरूनी चैलेंज पर लगा दी। इसे कोई मेंटल टेक्निक कहते हैं? हाँ, इसे आप एक किस्म का मेंटल रिट्रीट या फ्लो स्टेट कह सकते हैं। फ्लो स्टेट, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन के वक्त सब भूल जाता है या कोई आर्टिस्ट अपने काम में खो जाता है। बिल्कुल वही। जब बाहर की दुनिया आपके काबू से बाहर हो जाए, तो आप अपने दिमाग के अंदर एक ऐसी दुनिया बना लेते हैं जहां आपका पूरा कंट्रोल होता है। अच्छा। तो गेट्स ने उस शदीद सर्दी में चलते हुए अपने जहन में एक नए कंप्यूटर PDP-8 के लिए बेसिक लैंग्वेज का एक हिस्सा लिखना शुरू कर दिया। जहन में, बिना कागज के? जी बिल्कुल। और वो कोई आम सा कोड नहीं था, वो फॉर्मूला इवैल्यूएटर था। ये फॉर्मूला इवैल्यूएटर क्या चीज होती है? ये प्रोग्राम का वो दिमाग है जो कॉम्प्लेक्स मैथ्स को समझता है, जैसे ब्रैकेट्स कहाँ हैं, पहले मल्टीप्लाई होगा या प्लस। अच्छा, जैसे 2 + 2 5। इसको जहन में लिखना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा। ये शतरंज की पूरी बाजी को कई चालें आगे तक सोचने के बराबर है। शदीद जहनी मशक्कत। और वो किताब में एक बहुत दिलचस्प कहावत का जिक्र करते हैं। जी, कि मैं एक छोटा खत लिखता, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। इसका यहाँ क्या मतलब बनता है? इसका गहरा मतलब यह है कि किसी चीज को बेहतरीन, मुख्तसर और एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा सोच और वक्त चाहिए होता है। तो वो हाइकिंग उनके लिए एक किस्म की ज़हनी फुर्सत बन गई? बिल्कुल। उसी जिस्मानी मशक्कत ने उन्हें वो गहरी तवज्जो दी जिससे वो अपने कोड को बार बार लिखते, बेहतर करते और उसे छोटा बनाते रहे। जिस्म कैद था पर जहन आजाद था। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती? अगर वो कोड बाद में काम ना आता तो? ये बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन बात सिर्फ इत्तेफाक की नहीं है। 3.5 साल बाद जब उनके दोस्त पॉल एलन ने उन्हें एक नए कंप्यूटर के बारे में बताया, जिसके लिए उन्हें बेसिक लैंग्वेज बनानी थी, जी, तो गेट के जहन में सबसे पहले वही हाइकिंग पर लिखा गया कोड आया। तो वो ज़हनी मश्क ज़ाया नहीं गई? जाया नहीं गई, वो बुनियाद बन गई। उसने माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। सही। यहाँ असल सबक ये है कि प्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्शन एक बहुत ताकतवर चीज है। जब आप किसी ऐसे मसले में फंस जाएं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपनी ज़हनी तवानाई को किसी ऐसे मसले पर लगाएं जिसे आप हल कर सकते हैं। बिल्कुल।
ये सिर्फ फरार नहीं है, ये बेहतरीन ख्यालात को जन्म देने का एक तरीका है। ये तो हुई जहन की खामोश ताकत, लेकिन जहन को इस काबिल बनाने के लिए तरबियत भी तो चाहिए, और ये हमें कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है। हाँ, जो नेचुरल टैलेंट के तस्वुर को चैलेंज करता है। हम अक्सर कामयाब लोगों को देखकर सोचते हैं कि वो पैदाइशी ज़हीन हैं। जी, यही मान लेते हैं। लेकिन गेट्स की कहानी बताती है कि जिसे हम टैलेंट समझते हैं, वो अक्सर गहरे मुशाहिदे और मुसलसल प्रैक्टिस का नतीजा होता है। और ये सबक उन्हें अपनी नानी गम्मी से मिला। जी। गम्मी ताश के खेलों की माहिर थीं। बचपन में गेट्स को लगता था उनके पास कोई जादुई ताकत है, वो हमेशा जीत जाती थीं। अच्छा। फिर एक दिन जब वो 8 साल के थे और पाउंस नाम का एक खेल खेल रहे थे, एक ऐसा लम्हा आया जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। और एक 8 साल के बच्चे के लिए वो लम्हा कितना बड़ा होगा, मतलब जैसे किसी जादू के राज से पर्दा उठ गया। बिल्कुल। उस दिन उन्होंने देखा कि उनकी नानी न सिर्फ अपना खेल कमाल से खेल रही हैं, बल्कि साथ-साथ गेट्स और उनकी बहन पर भी नजर रखे हुए हैं और उन्हें बता रही हैं कि कौन सा पत्ता कब चलना है। मतलब वो एक साथ तीनों खिलाड़ियों का खेल अपने दिमाग में चला रही थी। हाँ? गेट्स ने लिखते हैं कि ये उनके लिए एक जबरदस्त रियलाइजेशन का लम्हा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किस्मत के अलावा भी कुछ उसूल हैं जिन्हें सीखकर मैं जीतने के चांसेस बढ़ा सकता हूँ। वाह! उन्हें लगा कि गामी सिर्फ खुशकिस्मत नहीं थी, उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया था और मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ से डिलिबरेट प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट वाजे होता है। लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, असल सबक डीकंस्ट्रक्शन का है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को उसके बुनियादी हिस्सों में तोड़कर समझना। उनकी नानी ने उन्हें लेक्चर नहीं दिया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने मिसाल से सिखाया। गेट्स ने उन्हें देखकर सीखा। तो उन्होंने उन्हें देखकर सीखा कि हर पत्ते की एक प्रोबेबिलिटी होती है, हर चाल के नतीजे होते हैं, जिसे हम अब गेम थ्योरी कहते हैं। जी। वो लाशौरी तौर पर ये सब सीख रहे थे। और इसमें 5 साल लगे। ये बहुत जरूरी बात है। ये कोई रातों रात मिलने वाली कामयाबी नहीं थी। ये सब्र, मुशाहिदे और मुसलसल बेहतरी की कहानी है। गामी ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि दुनिया को समझा जा सकता है। अगर आप आराम से, तवज्जो से देखें, तो हर चीज के पीछे का सोर्स कोड समझ सकते हैं। तो एक तरफ पहाड़ों पर उसने अपने जहन की ताकत को पहचाना और दूसरी तरफ नानी से उसे ट्रेन करना सीखा। लेकिन इंसान सिर्फ अपनी सोच से तो नहीं बनता, उसका माहौल, उसकी परवरिश, ये भी तो बहुत अहम है। और यहीं पर कहानी का तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है, उनके वालिदैन का असर। बिल गेट्स के वालिदैन, बिल सीनियर और मैरी मैक्सवेल, दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं से आए थे। उनकी वालिदा मैरी एक अमीर और काफी सक्सेसफुल खानदान से थीं। उनके यहाँ खुद को बेहतर बनाने, आगे बढ़ने पर बहुत जोर दिया जाता था। और वो खुद भी एक नेचुरल लीडर थीं, बहुत पुरएतमाद। सही। इसके बिल्कुल बरक्स, उनके वालिद बिल सीनियर एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। उनके वालिद यानी बिल गेट्स के दादा हर वक्त पैसों की फिक्र में रहते थे। उनकी सोच थोड़ी महदूद थी। बहुत। उनका जिंदगी का फलसफा एक ही जुमले में था, लर्न टू अर्न सन, लर्न टू अर्न। यानी बेटा बस कमाना सीखो। जी। लेकिन बिल सीनियर ने अपने वालिद की इस तंग नजरी को कबूल नहीं किया। उन्होंने बगावत की। अच्छा। और इस बगावत में उनके एक दोस्त के वालिद डॉमन ब्रैमन का बड़ा हाथ था। उनका मानना था कि इंसान की कोई हद नहीं होती। ये सोच बिल सीनियर के लिए तो बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल। किताब में एक छोटा सा वाकया है जब बिल सीनियर ने अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ एक पुरानी गाड़ी खरीदी। ये तो आम सी बात लगती है। लेकिन यह आम बात नहीं थी। वो गाड़ी सिर्फ लोहा नहीं थी, वो उनकी आज़ादी थी, उनकी बगावत की अलामत। अपनी पिछली नस्ल की सोच को तोड़ने का पहला कदम। बिल्कुल। ये छोटी छोटी बगावतें बहुत अहम होती हैं। और फिर उनकी शादी मैरी मैक्सवेल जैसी पुरएतमाद और अमीर खातून से हुई, तो ये दो मुख्तलिफ सोचें एक हो गईं। जी। गेट्स किताब में अपनी वालदा की लिखी हुई एक चिट्ठी का जिक्र करते हैं जो उन्होंने शादी से पहले बिल सीनियर को लिखी। उसमें वो मानती हैं कि उन दोनों का बैकग्राउंड बहुत अलग है। हाँ। लेकिन वो इस बात पर जोर देती हैं कि उनकी बुनियादी वैल्यूज़, जैसे ईमानदारी से मेहनत करके कामयाबी हासिल करना, वो एक जैसी हैं। तो उन्होंने मिलकर अपने बच्चों के लिए एक बैलेंस्ड माहौल बनाया। बिल्कुल। एक ऐसा माहौल जिसमें दोनों जहानों की बेहतरीन खूबियां थीं।
तो क्या ये कहना सही होगा कि गेट्स को अपनी वालिदा से बड़ा सोचने का हौसला मिला और वालिद से रिवायत को चैलेंज करने की सोच? ये एक बेहतरीन तज्जिया है। वालिदा ने उन्हें सिखाया कि दुनिया में अपना मकाम बनाना है, जबकि वालिद की मिसाल ने उन्हें सिखाया कि अपने बाप दादा की महदूद सोच का कैदी बनना ज़रूरी नहीं। एक तरफ से एम्बिशन और दूसरी तरफ से बागियाना सोच। इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने ही वो शख्सियत बनाई जो आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट बना सकी। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। जी। किताब में जिक्र है कि गेट्स बचपन से ही अलग अंदाज में सोचते थे। जब वो गहरी सोच में होते तो आगे पीछे हिलते थे, जिसे वो अपने दिमाग का मेट्रोनॉम कहते थे। एक गैर मामूली आदत। बहुत। उनके वालिदैन ने शुरू में इससे बहुत स्ट्रगल किया, उन्हें डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि उनका बेटा मुख्तलिफ है और उसे अपने तरीके से सोचने की आज़ादी देनी चाहिए। उन्होंने उसे नॉर्मल बनाने की कोशिश छोड़ दी। जी। और यहाँ हमारे लिए सोचने का सवाल ये है कि जब हमारे आसपास कोई शख्स, कोई बच्चा या कोई साथी गैर रिवायती अंदाज से सोचता या काम करता है, तो हमारा रद्द अमल क्या होता है? क्या हम उसे अपना रास्ता तलाश करने की आज़ादी देते हैं? या उसे समाजी दबाव में नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं? और क्या वाकई गैर मामूली बनने के लिए मामूली तवक्कुआत के दायरे से आज़ाद होना सबसे पहला और ज़रूरी कदम है? डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जहां हम अक्सर खुद को एक कश्मकश में पाते हैं। एक तरफ हमारी अपनी फितरत होती है, मतलब हमारी अंदर की दुनिया, और दूसरी तरफ हमारे अपनों की, खास कर हमारे वालिदैन की तवक्कुआत। बिल्कुल। ये वही फीलिंग है ना, जब घर में हर चीज़ एक डिसिप्लिन से, एक तरतीब से चल रही हो और आपका दिल उस तरतीब का हिस्सा बनने से कतरा रहा हो। हाँ, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हाउस होल्ड का तस्वुर, जहाँ हर चीज़ का एक सही और एक गलत तरीका है। सही। सुबह बिस्तर ठीक करना, कपड़े प्रेस होना, खाने के आदाब, ये छोटी छोटी चीज़ें एक पूरी माइंडसेट की अक्कासी करती हैं। और इस माहौल में अगर एक बच्चा अपनी ही धुन में मग्न हो, किताबों में खोया हुआ हो, तो एक टकरार का पैदा होना लाजमी है। हाँ बिल्कुल, खास तौर पर जब एक ही घर में दो बच्चे बिल्कुल मुख्तलिफ हों। अच्छा। एक जो हर रूल फॉलो करे, हर बात माने, और दूसरा जिसे स्कूल की पढ़ाई स्लो लगे, जिसका दिमाग हमेशा बेचैन रहे। और जो अपने ख्यालों की दुनिया में इस कदर डूबा हो कि आसपास की दुनिया उस तक ठीक से पहुंच ही ना पाए। सही। ये वो साइलेंट इनर कॉन्फ्लिक्ट है जो इंडो पाक फैमिलीज में बहुत आम है। कंपैरिजन बहन भाइयों के दरमियान। वालिदैन परेशान होते हैं कि इसको क्या हो गया है, ये दूसरों जैसा क्यों नहीं है। उस बच्चे के लिए ये फीलिंग कि आई डोंट फिट इन, ये बहुत बहुत गहरी हो सकती है। और इस फीलिंग से निमटने के लिए वो बच्चा अक्सर एक अपनी अलग दुनिया बना लेता है। हाँ। जैसा कि हमने देखा, उसकी वालिदा उसे ज्यादा सोशल बनाना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वो लोगों से घुले मिले, एक्टिविटीज में हिस्सा ले। तो उन्होंने उसे कब स्काउट्स में डाला। हाँ, कब स्काउट्स में डाला, जहां उसे महवारियां बेचने का टारगेट मिला। उन्होंने उसे ऐसी सिचुएशंस में डाला जहां उसे बड़ों से बात करनी पड़ती थी। मतलब उनका विजन था कि उनके बच्चे हर चीज में एक्सेल करें, पढ़ाई, स्पोर्ट्स, सोशल लाइफ, सब कुछ। मगर उस बच्चे के लिए असल सुकून इन चीजों में नहीं था ना। था ही नहीं, उसका सुकून किताबों में था। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के 20 वॉल्यूम्स को ए से जेड तक पढ़ लेना, सोचें। ये उसके लिए सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं था, ये उसकी अपनी दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने का एक तरीका था। सही। एक ऐसी जगह जहां हर चीज की एक अकली, एक लॉजिकल वजह थी। हाँ, और लाइब्रेरी उसका आशियाना बन गई। ये वही स्ट्रगल है जो बहुत से नौजवान फेस करते हैं। मैं अपनी पैशन फॉलो करना चाहती हूँ, लेकिन फैमिली की एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं। बिल्कुल। वो अंदर की आवाज उसे अक्ली और इल्मी चीजों की तरफ खींच रही थी, जबकि बाहर का दबाव उसे एक वेल राउंडेड फर्द बनाने पर तुला हुआ था। और जब अंदर की आवाज और बाहर का दबाव बढ़ता है तो टकरार पैदा होता है। उस बच्चे ने अपने वालिदैन के इख्तियार को चैलेंज करना शुरू कर दिया, सवाल उठाने लगा। जैसे, आपके रूल्स क्यों मानूं, सिर्फ इसलिए कि आप मेरे पेरेंट्स हैं। ये वही मरहला है जहां कम्युनिकेशन गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ, उसकी अपनी अक्ली दुनिया इतनी मजबूत हो चुकी थी कि उसे वालिदैन की बनाई हुई हदूद बेमानी लगने लगी। सही। वो अपनी वालिदा के साथ बहस करता, उनकी बातों को नजरअंदाज करता। इसका क्लाइमैक्स उस रात के डिनर पर हुआ। हाँ,
जब बहस इतनी बढ़ी कि उसके वालिद ने गुस्से में आकर उसके चेहरे पर पानी का गिलास फेंक दिया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। बहुत बड़ा। ये एहसास के बाद इस हद तक बिगड़ चुकी है। इसके बाद वालिदैन ने एक बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया। हाँ, वो उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले गए, डॉक्टर चार्ल्स क्रेसी। और ये इस बात का इकरार था ना कि वो अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर क्रेसी ने उस बच्चे को एक अहम नुक्ता समझाया। उन्होंने कहा, ये जो तुम्हारी अपने वालिदैन के साथ जंग है, तुम इसे जीतने वाले हो। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं था कि वालिदैन गलत हैं। इसका मतलब ये था कि वक्त के साथ उसे अपनी आज़ादी मिल ही जानी है। तो इस जंग में एनर्जी ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? एग्जैक्टली। ये एहसास कि आपके वालिदैन आपसे प्यार करते हैं और हमेशा करेंगे, और ये कि उनकी कैद से निकलना एक कुदरती अमल है, इसने उसकी पूरी माइंडसेट बदल दी। यही वो ग्रोथ का लम्हा है। हाँ, और डॉक्टर क्रेसी ने वालिदैन को भी मशवरा दिया। उन्होंने कहा, गिव इट अप, ही इज गोइंग टू विन। उन्हें समझाया कि अपने बच्चे को थोड़ी स्पेस दें, उस पर जबरदस्ती ना करें। बिल्कुल। उस बच्चे के लिए अपनी एनर्जी को बेमकसद बहस से हटाकर अपनी स्किल्स बढ़ाने पर लगाना, ये असली आज़ादी की तरफ पहला कदम था। इस रियलाइजेशन के बाद उसकी एनर्जी एक नए रुख पर चल पड़ी। उसने डेलावेयर रियासत पर 177 सफ़ात की एक रिपोर्ट तैयार की। इतनी लंबी? हाँ, और उसने अपने वालिद के लॉ फर्म और उनके क्लाइंट की कंपनी फिजियो कंट्रोल में दिलचस्पी लेना शुरू की। अच्छा। ये समझने के लिए कि बिजनेस कैसे काम करता है। हाँ। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंटेम्पररी क्लब बनाया ताकि वो लोग आपस में दुनिया के मसाइल पर बहस कर सकें। तो वो अब भी अपनी वालिदा के बनाए हुए सांचे में पूरी तरह फिट नहीं होता था? नहीं होता था। लेकिन अब वो उनसे लड़ नहीं रहा था। हाँ, वो अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा था, जब वो वाकई आज़ाद होगा। और दूसरी तरफ उसके वालिदैन ने भी उसे वो आज़ादी देना शुरू कर दी। उन्होंने उसकी अक्ली जुस्तजू को समझा और उसे सपोर्ट किया, यहाँ तक कि उसे एक बेहतर और ज़्यादा चैलेंजिंग प्राइवेट स्कूल लेक साइड में दाखिल करवाने का फैसला किया। तो ये इस बात का सबूत था ना कि जब हम अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हैं तो हमारे इर्द गिर्द के लोग, खासकर हमारी फैमिली, भी हमारे सफ़र में हमारे साथी बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये सफ़र एक बच्चे की बगावत से शुरू होकर खुद शनासी तक पहुंचता है। ये इस एहसास की कहानी है कि वालिदैन के साथ जंग जीतने का मतलब उन्हें हराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आप और वो दोनों एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। मंजिल एक ही है, आपकी बेहतरी और आपकी आज़ादी। बस रास्ते और तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। और ये हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, हम अपनी कितनी कुव्वत उन छोटी छोटी जंगों में ज़ाया कर देते हैं। सही। जिन्हें हम वक्त के साथ वैसे ही जीतने वाले हैं। क्या हो अगर हम वही एनर्जी अपनी ज़ाती ग्रोथ पर लगाएं? हाँ, ये समझते हुए कि हमारे सबसे बड़े मुखालिफ नजर आने वाले लोग शायद हमारे सबसे बड़े मददगार हैं। सही। असली आज़ादी बाहर की पाबंदियों के टूटने से नहीं मिलती। असली आज़ादी अंदर के इस तकरार के ख़त्म होने से मिलती है। इस सुकून और क्लैरिटी को पाने का आपका अपना रास्ता क्या हो सकता है? डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, और ये सोर्सेज में एक अजीब कश्मकश दिखाता है। एक तरफ वो रेप्यूटेड इदारे होते हैं जहां हमारे पेरेंट्स बड़ी उम्मीदों से हमें भेजते हैं, और दूसरी तरफ वहां जाकर खुद को बिल्कुल अजनबी, बिल्कुल मिसफिट महसूस करने का एहसास। लेक साइड स्कूल, जिसका जिक्र इन तमाम आर्टिकल्स में है, नाम के बरक्स किसी झील के पास नहीं था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कोई अपनी जगह जानता था, सिवाय एक लड़के के। और ये एहसास बहुत जाना पहचाना है, खासकर हमारे कल्चर में। जब आप एक नए एस्टैब्लिश्ड माहौल में आते हैं जहां पहले से सोशल सर्कल्स, हायरार्कीज बनी होती हैं, वहां अपनी शनाख्त बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सही। सोर्सेज बताते हैं कि लेक साइड में करेंसी क्या थी। स्पोर्ट्स, सोशल क्लब्स, फैमिली कनेक्शंस, ये चीजें अहमियत रखती थी। अच्छा। और उस लड़के बिल गेट्स के पास इनमें से कुछ नहीं था। तो उसने क्या किया? वही जो अक्सर हम में से लोग करते हैं जब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक मास्क पहन लिया, गैर संजीदा और हंसी मजाक वाला रवैया अपनाया। हाँ, एक मास्क। लेकिन सोर्सेस के मुताबिक ये मास्क बहुत पतला था,
जो असल में उसकी बेचैनी और इनसिक्योरिटी को छुपा रहा था। लेकिन इस तरह के मास्क अक्सर ज्यादा देर नहीं टिकते, खासकर स्कूल सिस्टम के अंदर। ऐसा क्या हुआ जिसने ये मास्क उतार फेंका? एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत पावरफुल वाकया। ज्योग्राफी क्लास में एक ग्रुप प्रोजेक्ट था। ओके। टीचर ने क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को एक साथ ग्रुप कर दिया और उसे, यानी गेट्स को, क्लास के सबसे कमजोर लड़के के साथ पेयर कर दिया। ओह। उस एक लम्हे में उसे पहली बार अपनी असलियत नजर आई, लेकिन अपनी नजरों से नहीं, सिस्टम की नजरों से, टीचर की नजरों से। वो पैगाम साफ था, गेट्स इज नॉट स्मार्ट। ये तो दिल पे लगने वाली बात है। अपनी नजर में आप कुछ भी हों, लेकिन जब अथॉरिटी आप पर बिलो एवरेज का लेबल लगा दे तो वो आईना देखना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, यही वो मोमेंट ऑफ क्लैरिटी होता है जिसे कुछ लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन शॉक भी कहते हैं। राइट। जब तक हम अपनी कहानी खुद को सुनाते रहते हैं सब ठीक लगता है, लेकिन जब सिस्टम, चाहे वो टीचर हो, बॉस हो या सोसाइटी, हमें आईना दिखाता है, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। और सोर्सेज में लिखा है कि उसने इस लेबल को चैलेंज करने की कोशिश की। हाँ, की। उसने ब्लैक सी पर एक लंबी रिपोर्ट लिखकर खुद को साबित करने की कोशिश की, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में डेलावेयर पर लिखी थी। लेकिन अब स्टैंडर्ड्स बदल चुके थे। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट एक और बुरा ग्रेड। उस साल के अंत में ईयरबुक पर गुस्से में लिखना, वाओ, यू टीचर्स आर समथिंग टू फॉरगेट, गुड बाय। ये असल में उसी फ्रस्ट्रेशन का इजहार था। उस एहसास का कि पोटेंशियल के बावजूद कोई उसे देख नहीं पा रहा। एग्जैक्टली। तो एक तरफ सिस्टम उसे बिलो एवरेज का लेबल दे रहा था, और इसी अकेलेपन और फ्रस्ट्रेशन के बीच उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसे इन लेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता था, केंट एवंस। और केंट एवंस का कैरेक्टर इन सोर्सेज में बहुत दिलचस्प तरीके से पेंट किया गया है। वो गेट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसे सोशल स्टेटस की परवाह नहीं थी, कूल किड्स में शामिल होने का कोई शौक नहीं था। अच्छा? उसका फोकस सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर था, और वो भी पूरी शिद्दत से। 1968 में उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी थी नेशनल पॉलिटिक्स, निक्सन, वियतनाम वॉर, हम्फ्री। वाह। वो इन सब पर ऐसी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन रखता था कि सोर्सेज के मुताबिक वो बड़ों को भी हैरान कर देता था। ये इंटेंसिटी बहुत अहम है। जब आप देखते हैं कि कोई दूसरा शख्स, खासकर आपकी उम्र का, दुनिया की राय से बेपरवाह होकर अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, तो वो आपके लिए एक मिसाल बन जाता है। ऐसा लगता है कि उसने गेट्स को एक नया रास्ता दिखाया। ये बात सही है, लेकिन सोर्सेज ये भी सजेस्ट करते हैं कि केंट ने उसकी पहले से मौजूद एम्बिशन को सिर्फ चैनल किया। आग पहले से वहां थी, केंट ने उसे सिर्फ हवा दी। मतलब आग पहले से थी? हाँ, दोनों में थोड़ा फर्क है। केंट ने सिर्फ सियासत पर बहस नहीं की, बल्कि वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स में एक्टिवली हिस्सा लेता था। उसका ये माइंडसेट कि मैं चीजों पर असर डाल सकता हूं, बहुत पावरफुल था। सही। दोनों ने मिलकर फेमस लीडर्स की बायोग्राफीज पढ़ना शुरू की, उनकी जिंदगी का एनालिसिस किया, उनके सक्सेस के रास्ते ढूंढे। और इनकी फोन पर घंटों लंबी कॉन्वर्सेशंस चलती थीं। ये करियर प्लानिंग नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी के पॉसिबल पाथ्स को आपस में डिस्कस करना था। जनरल बन जाए, फॉरेन सर्विस, प्रोफेसर, लॉयर, हर चीज को वो अजीब टीनेज इंटेंसिटी से डाइसेक्ट करते थे। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक उस वक्त तक गेट्स की एम्बिशन सिर्फ गेम जीतने तक महदूद थी, लेकिन केंट के साथ ने उसे एक लॉन्ग टर्म विजन दी। उसकी अपनी आंख को एक मकसद मिलना शुरू हो गया। शायद उन्हें तब एहसास नहीं था कि उनका असली रास्ता उनके बिल्कुल सामने था। वो पहला स्पार्क कंप्यूटर रूम। और फिर एक सुबह उनकी मैथ्स क्लास मैकैलिस्टर हाउस गई। एक कमरे से छुक 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 की आवाज आ रही थी। अंदर कुछ सीनियर स्टूडेंट्स एक टाइपराइटर जैसी मशीन पर झुके हुए थे। सोर्सेज इसे टेलीटाइप मशीन कहते हैं। ये क्या चीज थी उस जमाने में? आप सोचें, उस जमाने का एक एडवांस्ड नॉइजी टाइपराइटर जो एक फोन लाइन के जरिए हजारों मील दूर कैलिफोर्निया में रखे एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से बात कर सकता था। अच्छा। इनपुट यहां से, प्रोसेसिंग वहां, और रिजल्ट प्रिंट होकर वापस इस मशीन पर। ये 1968 था। हाई स्कूल्स में कंप्यूटर का तसव्वुर भी नहीं था। वेट अ मिनट, तो ये लेक साइड जैसे स्कूल में आई कैसे? ये तो बहुत महंगी टेक्नोलॉजी होगी। यहाँ पर सोर्सेज में एक बहुत ही हैरान कुन डिटेल है। हाँ है। ये सब
लेक साइड मदर्स क्लब के रमेज सेल से जमा किए गए $3000 की वजह से मुमकिन हुआ था। ये तो फिल्मों में होता है। बिल्कुल। यहाँ किस्मत का किरदार देखें। सही वक्त पर सही जगह होना, टीचर्स का एक्सपेरिमेंट करने का जज्बा, पेरेंट्स का सपोर्ट और तीसरी और सबसे अहम चीज, क्या? डार्टमाउथ के प्रोफेसर्स का बनाया हुआ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वजूद। बेसिक इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था? क्योंकि उसके कमांड्स जैसे गो टू, इफ, देन इंसानी ज़बान और लॉजिक के बहुत करीब थे। दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में इसे सीखना बहुत आसान था। इस चीज़ ने गेट्स को फौरन हुक कर लिया। उस मशीन के पास एक आधे पेज की इंस्ट्रक्शंस थीं। शायद उसने पहला प्रोग्राम 2 नंबर्स को ऐड करने का लिखा, सिर्फ 4 लाइंस का कोड और फौरन मिलने वाला जवाब। वो एक जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसा एहसास था, जैसा सोर्सेज बताते हैं। इसके बाद उसने अपना पहला अहम प्रोग्राम बनाया, टिक टैक टो, और यहाँ उसे एक बुनियादी चीज समझ आई कि कंप्यूटर एक डम मशीन है। सही। आपको उसे हर छोटा स्टेप, हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए बताना पड़ता है। एक कॉमा की गलती और सब कुछ रुक जाता है। यहाँ से एक नए माइंडसेट की बुनियाद पड़ी। बिल्कुल। प्रोग्रामिंग ने उसे लॉजिक, कंसिस्टेंसी और डिटेल्स पर तवज्जो देना सिखाया। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां मेंटल स्लॉपीनेस की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये बिल्कुल मैथ प्रूफ सॉल्व करने जैसा था। हाँ, लेकिन इसका रिजल्ट टेंजिबल था। आप एक चीज बनाते थे, गलती करते, उसे ठीक करते और फिर से ट्राई करते। और क्या, इसकी एक वजह ये भी थी कि इस दुनिया में सोशल स्टेटस, फैमिली कनेक्शंस या आप कूल हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एग्जैक्टली। यहाँ सिर्फ आपका कोड बोलता था। शायद एक मिसफिट के लिए ये बहुत आजाद करने वाला एहसास होगा। कंट्रोल अपने हाथ में था। उस कंप्यूटर रूम का माहौल कोऑपरेशन और कंपटीशन का अजीब मिक्सचर था। सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, लेकिन एक दूसरे की मदद भी करते थे। और फिर वहाँ पॉल एलन की एंट्री हुई। हाँ, जो उससे 2 साल सीनियर था। पॉल ने उसे चैलेंज किया, बिल, यू थिंक यू आर सो स्मार्ट, यू फिगर दिस थिंग आउट। और यही वो धक्का था जिसकी उसे जरूरत थी। और उसने खुद को इस काम में झोंक दिया। यहाँ से वो लेजेंडरी ग्रुप बना, पॉल एलन, रिक वायलेंट, केंट एवंस और बिल गेट्स। सही। और सबसे अहम बात ये थी कि उनके टीचर्स ने उन्हें आज़ादी दी। कोई साइन अप शीट नहीं, कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं। उनकी टीचर फ्रेड राइट का जिक्र है कि वो सिर्फ ये यकीनी बनाते थे कि कोई झगड़ा ना हो। ये उनका डोमेन था, उनका क्लब हाउस। इसका नतीजा क्या हुआ? उनके ग्रेड्स गिरे। पेरेंट्स परेशान हुए। लेकिन वो सीख रहे थे, और ऐसी चीजें सीख रहे थे जो दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे, और बहुत तेजी से सीख रहे थे। उनके अपने मुताबिक ये स्कूल में उनका सबसे मजेदार वक्त था, आज़ादी और उसकी कीमत। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। लेक साइड का कंप्यूटर टाइम बहुत महंगा था और मदर्स क्लब के पैसे खत्म हो रहे थे। हाँ। फिर एक कारपुई मॉम, मोनिका रोना, उनकी सेवियर बनकर आई। वो सी क्यूब्ड नाम की एक कंप्यूटर टाइम शेयरिंग कंपनी शुरू कर रही थी। इसका मतलब क्या था उस वक्त? क्या ये आज के क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा कुछ था? बिल्कुल सही एनालॉजी है। एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को छोटे छोटे हिस्सों में टाइम शेयर करके अलग अलग क्लाइंट्स को रेंट पर दिया जाता था। अच्छा। सी क्यूब्ड का काम इन क्लाइंट्स के लिए सिस्टम को बग फ्री रखना था, तो उन्होंने स्कूल को ऑफर दी। ऑफर क्या थी? कि अगर आपके कुछ स्टूडेंट्स हमारी मदद करें इस नए सिस्टम के बग्स ढूंढने में, तो हम उन्हें फ्री कंप्यूटर टाइम देंगे। और नवंबर 1968 में उन्हें एक ऐसी चीज मिल गई जो उस वक्त दुनिया में शायद चंद 100 लोगों के पास थी। एक पावरफुल PDP-10 कंप्यूटर तक मुफ्त और अनलिमिटेड रसाई। ये PDP-10 इतना अहम क्यों था? वही मैं पूछने वाली थी। PDP-10 उस वक्त का मिनी सुपर कंप्यूटर था। इस तक एक्सेस मिलना 8वीं 9वीं क्लास के बच्चों के लिए जैसे आज किसी हाई स्कूल स्टूडेंट को गूगल के मेन सर्वर का रूट एक्सेस मिल जाए। वाओ, इट वाज दैट बिग ऑफ अ डील। हाँ, और उनका काम सिस्टम को क्रैश करना। सोर्सेज उन्हें मॉन्कीज विद हैमर्स कहते हैं। मतलब जितने बग्स ढूंढते, सी क्यूब्ड उतने दिन लीज फीस देने से बच जाती। तो वो बच्चे रात के 10 बजे घर की खिड़की से निकलकर बस पकड़कर सी क्यूब जाते, सारी रात कोडिंग करते और सुबह से पहले वापस आ जाते। बिल्कुल। यहाँ मैल्कम ग्लैडवेल की 10,000 घंटों की प्रैक्टिस वाली थ्योरी का जिक्र आता है, लेकिन इन सोर्सेज में एक अहम नुक्ता उठाया गया है। हाँ, कि अगर ये शुरू के 500 घंटे ना मिलते तो शायद अगले 9,500 कभी होते ही नहीं। ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस का आगाज था।
उन्होंने सिर्फ कोडिंग नहीं सीखी, बल्कि C³ के डस्टबिन से इंजीनियर्स के फेंके हुए सोर्स कोड के टुकड़े निकालकर उन्हें रिवर्स इंजीनियर करना भी सीखा। लिटरली डम्पस्टर डाइविंग फॉर नॉलेज। एग्जैक्टली। What's fascinating here is कि उन्होंने ऐसी चीजें सीखना शुरू की जो कहीं पढ़ाई नहीं जाती थी। PDP-10 के ऑपरेटिंग सिस्टम के मैनुअल्स जो उन्हें सिर्फ एक रात के लिए उधार मिलते थे, हाँ, वो उन्हें जुबानी याद कर लेते थे। वाकई। उन्होंने एक वॉर सिमुलेशन गेम बनाना शुरू किया जिसमें रियल वर्ल्ड फैक्टर्स जैसे वेदर, ट्रूप मोरल को मॉडल किया गया था। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये दुनिया को, सिस्टम्स को समझने का एक जरिया था। लेकिन फिर उनकी लक खत्म हो गई। 8 महीने इस अनलिमिटेड एक्सेस के बाद C³ ने उन पर पाबंदी लगा दी। क्यों? उन्होंने सिस्टम में फ्री टाइम हासिल करने के लिए एक लूप होल ढूंढ लिया था। मतलब सिस्टम के अकाउंटिंग फाइल्स को एक्सेस करके वो अपने अकाउंट्स में और टाइम डाल लेते थे और वो पकड़े गए। तो कंप्यूटर को हाथ लगाने पर पाबंदी लग गई। बिल्कुल। वो एहसास कि आपसे आपका पैशन, आपकी दुनिया छीन ली गई हो, सोर्सेस के मुताबिक उनके लिए बहुत तकलीफदेह था। तो ये आज़ादी, ये अनलिमिटेड एक्सेस खत्म हो गया और इस दूरी ने उसे एक दूसरी दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका दिया। हाइकिंग, बॉय स्काउट्स। हाँ। पहली 50 माइल हाइक एक डिजास्टर थी। नए बूट्स की वजह से पाँव में जख्म और अधूरे सफर की शर्मिंदगी। अक्सर ऐसी नाकामी इंसान को तोड़ देती है। लेकिन उस नाकामी ने उसे कमजोर नहीं बनाया, उसने खुद को पुश किया। लाइफ सेविंग ट्रेल की मुश्किल ट्रैक पर उसने अपनी एक अलग साइड देखी। यहाँ वो विम्प नहीं था। बिल्कुल, जिसे स्पोर्ट्स में आखिरी में चुना जाता है, यहाँ वो एक टफ, रेजिलिएंट टीम मेंबर था। यही है अपनी पहचान की तलाश। हाँ, हम मुख्तलिफ माहौल में मुख्तलिफ होते हैं। कंप्यूटर रूम में वो एक प्रोडिजी था, हाइकिंग ट्रेल पर वो एक रिस्क टेकर था। लेकिन स्कूल में अब भी वो जोकर था जिसे कोई संजीदगी से नहीं लेता था। ये एहसास कि वो फ्री स्टडी वाले एलीट ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जबकि उसका दोस्त केंट वहां था, उसे चुभने लगा। सही। सोर्सेज बताते हैं कि टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने मैथ कंपटीशन में आला स्कोर किया और एक सीनियर ने आकर उसकी तारीफ की। उसे पहली बार एकेडमिक रिकॉग्निशन की अहमियत का अंदाजा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी को अब तक सीरियसली नहीं लिया था। उसने उसे एक मजाक बनाया हुआ था और वो आईना उसे देखना जरूरी था। और उस समर उसने एक फैसला किया। जिंदगी में पहली बार वो स्कूल के लिए मेहनत करेगा, अपनी पूरी तवज्जो देगा। हाँ। वो इस थ्योरी को टेस्ट करना चाहता था जिसका जिक्र उसने केंट से किया था कि अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हैं, आपको सिर्फ फोकस करना है। इस सफर का अगला हिस्सा इस फैसले के नतीजे के बारे में है। जब आप अपनी आइडेंटिटी को आखिरकार कंट्रोल करने का फैसला करते हैं, जब आप बाहर से मिलने वाले लेबल्स, चाहे वो बिलो एवरेज हो या क्लास क्लाउन, को कबूल करने से इनकार कर देते हैं, तो क्या होता है? ये सवाल हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, कि एक स्मार्ट एलेक्स से एक डेडिकेटेड स्टूडेंट बनने का सफर कैसा था और उस सफर ने आने वाले वक्त की बुनियाद कैसे रखी। लेकिन अभी के लिए सोचने की बात यह है, क्या हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ हमेशा उस वक्त नहीं होती जब हमसे हमारी सबसे पसंदीदा चीज, हमारा सबसे बड़ा पैशन थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाता है? इसी सफर को आगे ले जाते हुए अब हम अगले इनसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। हाँ। ये एहसास कि जब आपका जज्बा और सच्चाई दुनिया के उसूलों से टकराती है। राइट। अक्सर हमें लगता है कि हम सही हैं, कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन असल दुनिया के अपने ही उसूल होते हैं और वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिल्कुल। और ये टक्कर ना अक्सर बहुत छोटी सी बात से शुरू होती है, एक आम सा एहसास कि ये ठीक नहीं है। जैसे उन दो नौजवान प्रोग्रामर्स केंट एवंस और बिल गेट्स के साथ हुआ। हाँ, जब उन्हें वो फ्री कंप्यूटर टाइम नहीं मिल रहा था जिसका उनसे वादा किया गया था। एक तरफ केंट का फौरी गुस्सा कि अभी इसी वक्त इंसाफ चाहिए, और दूसरी तरफ एक ऐसी अप्रोच थी जो आम उसूलों से थोड़ी हटकर थी। केंट का गुस्सा तो समझ आता है, नौजवानी का जोश, अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, फौरन दिल करता है कि लड़ाई की जाए। हाँ, वो अपने दोस्त के वालिद जो एक वकील थे, उनके पास पूरे यकीन से जाते हैं कि अब कंपनी पर केस होगा और वो जीत जाएंगे। लेकिन वहां मामला बिल्कुल पलट गया। बिल्कुल। उनके वालिद ने पहले सुकून से उनकी पूरी कहानी सुनी, केंट के गुस्से को, उसकी फ्रस्ट्रेशन को, सब देखा। एग्जैक्टली।
फिर उन्होंने कंपनी के प्रेसिडेंट को फोन मिलाया। और प्रेसिडेंट ने भी अपनी तरफ की लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी होगी, अपनी मजबूरियां। हाँ, पूरी कहानी सुनाई। और ये सब सुनने के बाद वकील ने सिर्फ 3 लफ्ज कहे। क्या? आई हियर यू, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। बस इतना? ये तो बहुत अजीब है। इसका तो मतलब ये भी हो सकता है कि आप हार मान रहे हैं। सही। अगर कोई कंपनी का प्रेसिडेंट इस खामोशी को कमजोरी समझ लेता तो? यही तो इसका कमाल है। ये क्वाइट पावर की एक मिसाल है। अच्छा। ये कहता है कि मुझे शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आई हियर यू कहकर उन्होंने 2 काम किए। ओके। पहला, उन्होंने प्रेसिडेंट को एहसास दिलाया कि उनकी बात सुनी जा रही है, रिस्पेक्ट दी जा रही है। इससे फौरन टेंशन कम हो गई। ठीक है। दूसरा, उन्होंने उसके आर्ग्यूमेंट्स को तस्लीम तो किया, लेकिन उन्हें कबूल नहीं किया। मतलब? इसका पोशीदा पैगाम था, मैं आपकी मजबूरियां समझ गया, लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलती। बच्चों ने अपना काम किया, अब आप अपना वादा पूरा करें। ये एतमाद था, गुस्सा नहीं। और नतीजा फौरन निकला। कंपनी $5000 का कंप्यूटर टाइम देने पर राजी हो गई। हाँ। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। उनके वालिद ने अपनी इस प्रोफेशनल सर्विस के लिए उन्हें $11.20 का बिल भी दिया। ये एक सबक था कि प्रोफेशनल दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, एडवाइस मुफ्त नहीं होती। सही। लेकिन असल सबक इसके बाद मिला, जब उन्हें पूरी तस्वीर पता चली। अच्छा, वो क्या थी? उन्हें एहसास हुआ कि जिस कंपनी से वो लड़ रहे थे, उसने उन बच्चों पर पहले ही $25,000 से ज्यादा का कंप्यूटर टाइम खर्च कर दिया था। ओह, तो कंपनी के लिए ये एक एहसान था, एक इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। जबकि बच्चों के लिए ये उनका हक था। यानी वो अपनी तरफ की कहानी को ही पूरा सच समझ रहे थे। हाँ, और यहाँ उन्हें पहला सबक मिला जो हर नए प्रोफेशनल को सीखना पड़ता है। आपकी कहानी हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। बिल्कुल। हर मसले में एक दूसरा पोशीदा पर्सपेक्टिव होता है। और कामयाबी अक्सर उसे ढूंढने में है। ये वो पहला आहा मोमेंट था, जब आपको एहसास होता है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि ग्रे है। ये समझना प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बुनियादी चीज है। तो एक तरफ उन्होंने दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को समझा, लेकिन फौरन बाद उन पर एक ऐसी जिम्मेदारी आन पड़ी जो उनके स्कूल प्रोजेक्ट से कहीं बड़ी थी। हाँ, लेक साइड स्कूल में 2 कैंपसेस के मर्जर की वजह से क्लास शेड्यूलिंग का पूरा सिस्टम क्रैश कर गया। और ये कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे स्कूल में केओस फैल गया। स्टूडेंट्स ऐसी क्लासेस में पहुंच रहे थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। टीचर्स के पास स्टूडेंट्स की लिस्ट्स नहीं थी। पूरा इदारा अचानक रुक सा गया था। इस मौके पर केंट और बिल आगे आते हैं, लेकिन इस बार उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग था। उनका मंत्र था, दिस इजंट अ क्लास प्रोजेक्ट, इट्स द रियल वर्ल्ड। हाँ, और ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत अहम है। हम सब इससे गुजर चुके हैं ना। जब तक काम सिर्फ एक असाइनमेंट या ग्रेड के लिए होता है, टेंशन अलग होती है। बिल्कुल, लेकिन जब आपकी गलती या कामयाबी का असर पूरी टीम, पूरी कंपनी या अपने घर वालों पर पड़ने लगे, जब सैलरी का प्रेशर हो, तब एहसास होता है कि अब ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा। यहाँ उन्हें पहली बार खुद से बढ़कर किसी चीज की जिम्मेदारी महसूस हुई। और इसी प्रेशर में एक और बहुत बड़ा सदमा शामिल हो गया। हाँ, जिन टीचर मिस्टर हेग के ओरिजिनल प्रोजेक्ट को वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। ये तो बहुत बड़ा झटका होगा। एक तरफ पहले इतना प्रेशर और फिर ये खबर। स्कूल का हेडमास्टर उन्हें बुलाता है और कहता है, अब ये स्केड्यूल फिक्स करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। वाह। और स्कूल इस काम के लिए उन्हें $2.75 पर आवर पे करने को भी तैयार था। तो अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं रहा। नहीं, इसमें प्रेशर भी था और एक मकसद भी। एक तरफ पूरे स्कूल की उम्मीदों का बोझ, और दूसरी तरफ एक हादसे के बाद अपनी कम्युनिटी की मदद करने का जज्बा। उन्होंने जिम्मेदारी को पूरी तरह से कबूल किया। हाँ, उन्हें याद है कि वो पंच कार्ड मशीन पर टाइप करते करते सो गए थे। और जब आंख खुली तो सुबह के 3 बज रहे थे। और उन्हें ये भी याद नहीं था कि दिन कौन सा है। ये वो लेवल का फोकस था। कई बार जिंदगी में असल ग्रोथ ऐसी ही मुश्किल घड़ियों में होती है। बिल्कुल, जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो कि आप खुद को भूल जाएं। जब आप थक कर सो जाते हैं और आपको दिन और तारीख भी याद नहीं रहती। ये लम्हे आपको बनाते हैं। इसी दौरान हमें केंट की शख्सियत का एक और पहलू नजर आता है, जो इस पूरी कहानी के लिए बहुत अहम है। वो कोई पैदाइशी एथलीट नहीं था, लेकिन चैलेंजेस लेने से बिल्कुल नहीं घबराता था। उसने स्कीइंग सीखी और ट्रॉफी जीती,
सबसे खराब ग्रुप में सबसे बेहतरीन होने की। ये बहुत दिलचस्प बात है ना। इससे उसके कैरेक्टर का पता चलता है। हाँ, ये उस माइंडसेट की निशानी है जहां आप अपनी कमजोरियों को कबूल करते हैं और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मकसद ये नहीं कि आप सबसे बेहतरीन बन जाएं। मकसद ये है कि आप कल से बेहतर हों। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि उनमें नेचुरल टैलेंट नहीं है। राइट। प्रोग्रेस, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। और उसका नया जुनून था माउंटेन क्लाइंबिंग। एक ऐसी चीज जिसके लिए वो बिल्कुल फिट नहीं था, लेकिन उसकी जिद थी कि वो इसे सीखेगा। और फिर वो फोन कॉल आती है जिसने सब कुछ बदल दिया। मेमोरियल डे वीकेंड पर केंट अपने क्लाइंबिंग कोर्स की आखिरी चढ़ाई माउंट शुक्सान पर जाता है। हेडमास्टर का फोन आता है और उनकी आवाज में वो भारीपन था जो सिर्फ बुरी खबर लाता है। उन्होंने बताया कि क्लाइंबिंग ट्रिप पर एक हादसा हुआ है केंट गिर गया था और वो बच नहीं सका। ऐसे लम्हों में वक्त ठहर जाता है। बिल्कुल। ये सुनकर तो दिल ठहर जाता है। अपने सबसे करीबी दोस्त को इस तरह खो देना उस उम्र में। इस गम को प्रोसेस करना ही नामुमकिन लगता है। लोग इससे कैसे डील करते हैं? हर किसी का तरीका अलग होता है। कुछ लोग उसे महसूस करते हैं, रोकर उसे निकालते हैं, और कुछ उससे भागते हैं। हाँ, बिल का फौरी रिएक्शन काम में डूब जाना था। उसने केंट की मौत की खबर सुनने के फौरन बाद पॉल एलन को कॉल किया और कहा, आई नीड हेल्प, ताकि वो स्कूल का शेड्यूल प्रोजेक्ट खत्म कर सकें। ये अजीब लगता है कि इतने बड़े सदमे के बाद कोई फौरन काम के बारे में कैसे सोच सकता है। ये उनका गम से निपटने का तरीका था, एक कोपिंग मैकेनिज्म। अच्छा, ये एक शेयर्ड मिशन था जिसमें उनके दोस्त की यादें जुड़ी थीं। उनके लिए काम एक ऐसी जगह बन गया जहां वो अपने दुख को, अपनी एनर्जी को चैनल कर सकते थे। उन्होंने पूरी गर्मियां स्कूल के कंप्यूटर रूम में गुजारी, 12-12 घंटे कोड करते हुए। ये प्रोजेक्ट उनके लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि अपने दोस्त को एक किस्म का खिराजे तहसीन पेश करने का जरिया था। उस ट्रेजेडी ने उन्हें फोकस दिया जिसकी आगे जरूरत पड़ने वाली थी। और इसी हादसे ने, इसी गम ने एक ऐसी पार्टनरशिप को जन्म दिया जिसने आगे चलकर दुनिया बदल दी। पॉल एलन के साथ काम करते हुए ये एहसास हुआ कि एक अच्छा पार्टनर आपकी कमजोरियों को पूरा करता है और आपको बेहतर बनाता है। दोनों की काम करने का स्टाइल जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, एक तरफ बिल जो बहुत तेज सोचता था, फौरन जवाब देता था, जिससे अपनी प्रोसेसिंग स्पीड पर नाज था। दूसरी तरफ पॉल एलन जो शांत, आहिस्ता और गहरा सोचने वाला था। उसकी इंटेलिजेंस में सब्र था। वो सही जवाब का इंतजार कर सकता था। लेकिन ऐसी पार्टनरशिप्स तो अजीब लगती हैं, एक इतना तेज और दूसरा इतना आहिस्ता। आमतौर पर ऐसी पार्टनरशिप्स तो फ्रस्ट्रेशन में खत्म हो जाती हैं। इनकी क्यों चल गई? शायद इसीलिए कि उन्हें एहसास था कि वो दोनों मिलकर वो कुछ कर सकते हैं जो अकेले नहीं कर सकते। बिल के पास स्पीड थी, पॉल के पास गहराई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब आसान था। उनके बीच बहस होती थी, शदीद इख्तिलाफात आते थे। एक मौके पर पॉल ने इतना गुस्सा किया कि उसने एक डिवोर्स लेटर लिखकर सारी पार्टनरशिप्स खत्म करने का ऐलान कर दिया। हाँ, उसने लिखा, मेरा ट्रैफिक मशीन में जो भी इंटरेस्ट है मैं उसे खत्म करता हूँ, ये सब तुम्हारा है। ये तो बहुत एक्सट्रीम कदम है। बिल्कुल, और ये इस बात का सबूत है कि कॉन्फ्लिक्ट रिश्तों का हिस्सा है, खासकर क्रिएटिव पार्टनरशिप्स का। असल चीज ये नहीं कि लड़ाई ना हो, बल्कि ये है कि उसके बाद आप वापस जुड़ने का रास्ता कैसे ढूंढते हैं। और उन्होंने भी वक्त के साथ सुलह कर ली। ये समझना कि दो लोग अलग होकर भी एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं, ये एक बहुत मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद सफर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचता है और यहाँ एक बिल्कुल नए किस्म का चैलेंज था। हाँ, लेकसाइड स्कूल में वो सबसे आगे थे, सबसे स्मार्ट। लेकिन हार्वर्ड की मशहूर मैथ 55 क्लास में, जिसे अमेरिका की सबसे मुश्किल मैथ क्लास कहा जाता है, वहां उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यहाँ उनसे भी ज्यादा स्मार्ट लोग मौजूद हैं। हर स्टूडेंट अपने स्कूल का टॉपर था। और उन्हें पहली बार फ्रॉड होने का एहसास हुआ, जिसे हम आजकल इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये वो डर है कि आप असल में इतने काबिल नहीं जितना लोग समझते हैं, और किसी भी दिन आपका भंडा फूट जाएगा। उन्हें लगा कि वो सिर्फ इसलिए आगे थे क्योंकि उनके स्कूल में मुकाबला आसान था। ये उनकी आइडेंटिटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये एहसास बहुत कॉमन है। जब कोई अपनी छोटी सी दुनिया से निकलकर एक बड़े इदारे या कंपनी में जाता है तो ये एहसास लाजमी होता है। जब आप कमरे में सबसे काबिल इंसान नहीं रहते तो आप अपने आप पर शक करने लगते हैं। लेकिन यही वो लम्हा है जहां असल सेल्फ अवेयरनेस शुरू होती है। सही। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास एक अच्छा मैथ ब्रेन जरूर है,
लेकिन उनके पास वो खास इनसाइट नहीं है। वो अनोखी सोच नहीं है जो दुनिया के बेहतरीन मैथमेटिशियंस के पास होती है। हाँ, वो अपने प्रोफेसर जॉन मैथर जैसा नहीं बन सकते, जिन्होंने इतनी कम उम्र में ऐसी डिस्कवरीज की थीं जो पूरी फील्ड को बदल रही थीं। तो ये एक किस्म की हार थी, ये मान लेना कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। नहीं, ये हार नहीं, क्लैरिटी थी। अच्छा। ये एक टर्निंग पॉइंट था। उन्हें समझ आया कि उनका रास्ता प्योर मैथमेटिक्स नहीं है। वो इस रेस में जीत नहीं सकते। इसी कश्मकश में उनके एक दोस्त लॉयड ने उनसे एक बहुत आम सा सवाल पूछा। क्या? तुम कंप्यूटर स्टफ में बहुत अच्छे हो, तुम वो क्यों नहीं करते? और कभी-कभी हम अपनी उलझनों में इतना खो जाते हैं कि हमें अपनी असल ताकत नजर ही नहीं आती। बिल्कुल। ऐसे में एक बाहर वाली की सच्ची राय आपको आईना दिखा देती है। एग्जैक्टली। अपनी हद को पहचानना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत को समझने का पहला कदम है। यहीं से उनका कंप्यूटर की दुनिया का सफर असल में शुरू हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनका मकसद अकेले अजीम थ्योरम सॉल्व करना नहीं, बल्कि कुछ और है। कुछ ऐसा जहां उनकी यूनिक स्किल्स इस्तेमाल हो सकती हैं। सही। तो ये सफर किसी सीधी लाइन में नहीं चला। बिल्कुल। इसमें बेइंसाफी से लड़ना, हद से ज्यादा जिम्मेदारी उठाना, एक दोस्त को हमेशा के लिए खो देना, और आखिर में अपनी पहचान को नए सिरे से तलाश करना शामिल था। हम्म। हर मोड़ पर एक नया सबक था। और ये सारे सबक हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करते हैं। उनके सामने दो मॉडल्स थे। हाँ, एक अकेले जीनियस का, जैसे आइंस्टाइन, जो अकेले अपनी सोच से दुनिया बदल देता है, और दूसरा एक टीम का, जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां दुनिया के बेहतरीन लोग मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो कोई अकेला इंसान नहीं बना सकता। ये पूरा सफर इसी सवाल के गिर्द घूमता है। इस पर सोचना चाहिए, क्या कमाल की चीजें एक अकेले जहन से जन्म लेती हैं, या जब बेहतरीन लोग एक मकसद के लिए एक साथ आते हैं। और हम खुद अपनी जिंदगी में इनमें से कौन सा रास्ता चुनते हैं या चुनना चाहते हैं। इसी सफर को आगे ले जाते हुए अब हम अगले इनसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। ये एहसास कि हम हमेशा एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, एक अदाकारी। बिल्कुल। हमेशा दूसरों के लिए, कभी क्लेवर दिखने के लिए, कभी थोड़ा अलग। राइट। स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक कि अपने पहले जॉब में भी वो एक प्रेशर होता है ना कि सब सोचें कि हम कितने स्मार्ट हैं। सही। कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ख़ास तौर पे जब हम नए होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी नई कंपनी में। हाँ, ये कोशिश के मुझे सब पता है। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत हावी हो जाती है। और ये एक बहुत बहुत जानी पहचानी कश्मकश है। अंदर से तो हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, रातें जाग कर पढ़ रहे होते हैं, असाइनमेंट्स पे घंटों लगा रहे हैं, लेकिन बाहर से एक ऐसी हवा बांधनी होती है कि ये सब तो हमारे लिए बहुत आसान है। जैसे कॉलेज में होता है। बिल्कुल। जैसे पॉल एलन थे, वो जानबूझकर अपनी क्लासेस स्किप कर देते थे। अच्छा। हाँ, और दूसरी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस में जाकर बैठ जाते थे, सिर्फ इसलिए कि लोग सोचें कि वाह, ये तो दो जगह एक साथ पढ़ रहा है, और फिर भी आराम से पास हो जाता है। ये तो मतलब पूरी एक प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। जी, वो अपनी कॉम्बिनेटोरियल मैथ की क्लास छोड़कर साइकोलॉजी की क्लास में बैठ जाते थे। और फिर एग्जाम का क्या होता था? यही तो अजीब बात है। जब मैथ का फाइनल एग्जाम हुआ तो वो मैथ के सेक्शन में बैठ गए। उनके साइकोलॉजी के दोस्त उन्हें वहां देखकर हैरान रह गए कि ये यहाँ क्या कर रहा है। ये सब एक एक्ट था, एक दिखावा। लेकिन इस अदाकारी का अंजाम क्या होता है? इसके पीछे ना एक गहरा डर छुपा होता है। सही। बिल्कुल। और वो डर अक्सर एक रिकरिंग ड्रीम की शक्ल में सामने आता है। अच्छा, एक खौफनाक ख्वाब जो शायद बहुत से लोगों ने देखा हो। सेमेस्टर खत्म होने वाला है और हमें अभी तक ये नहीं पता कि फाइनल एग्जाम किस कमरे में है। ओह हाँ, ये ख्वाब कि पढ़ाई बहुत देर से शुरू की, हम फेल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ये ख्वाब उस दिखावे की जिंदगी का ही नतीजा है। वो अंजाम है इस खौफ का कि कहीं हम एक्सपोज ना हो जाएं, कि लोगों को पता ना चल जाए कि हम उतने स्मार्ट नहीं जितना दिखते हैं। लेकिन इसी कश्मकश के बीच में कहीं ना कहीं एक छोटा सा एहसास पैदा होना शुरू होता है। एक आहिस्ता सी रियलाइजेशन कि शायद असल ग्रोथ इस दिखावे में है ही नहीं, बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करने में है, अपने लिए पढ़ने में। हाँ, और ये तब होता है जब आप उस परफॉर्मेंस के बोझ से थक जाते हैं। जैसे बिल गेट्स ने हार्वर्ड में अप्लाइड मैथ को एज अ वाइल्ड कार्ड मेजर चुना। वाइल्ड कार्ड, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका फायदा ये था कि ये उन्हें एक लाइसेंस देता था कि वो कुछ भी पढ़ें जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा। ब्रिटिश हिस्ट्री से लेकर ग्रीक लिटरेचर या इकोनॉमिक्स तक उन्होंने अपने आप को एक सब्जेक्ट में बनने के बजाय अपने दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। तो ये परफॉर्मेंस से पैशन की तरफ पहला कदम था। बिल्कुल। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि असल आज़ादी इस बात को कबूल करने में है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कि हमें चीज़ें फौरन नहीं आती और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सही। यही तो असल सफ़र है ना? इस दिखावे के बोझ से आज़ाद होना। बिल्कुल। ये वो नुक्ता है जहां आप दूसरों के वैलिडेशन से निकलकर अपने अंदर की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं। और जब आप ये करते हैं तो रास्ता बिल्कुल बदल जाता है। इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए एक और कश्मकश सामने आती है। उन चीज़ों पर मेहनत करना जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है। हम सब इससे गुजरते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर दिलो जान से काम करते हैं। सही। लेकिन नतीजा किसी ऐसी चीज़ पर डिपेंड करता है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट से पहले गेट्स और हेलन ने कंपनी बनाई थी ट्रैफोडेटा। ट्रैफोडेटा, ये नाम ही अजीब है। ये करती क्या थी? उन दिनों शहरों को ट्रैफिक के फ्लो का डेटा हाथ से निकालना पड़ता था। लोग सड़क के किनारे बैठकर गाड़ियां गिनते थे। ओह वाओ। ट्रैफोडेटा एक छोटी सी मशीन थी जो सड़क पर लगे रबर ट्यूब से गुजरती हुई गाड़ियों को काउंट करती थी। ठीक। और उस डेटा को एक छोटी सी पेपर टेप पर सुराखों यानी पंचेस की शक्ल में रिकॉर्ड करती थी। फिर उस टेप को एक और मशीन में डालकर डेटा पढ़ा जाता था। काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। था। और उन्होंने इस मशीन को बेचने की कोशिश की। वो किंग काउंटी में पोटेंशियल कस्टमर्स के सामने एक अहम डेमो दे रहे थे। उन्होंने सॉफ्टवेयर लिखा, उसे टेस्ट किया, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जब डेमो का वक्त आया तो हार्डवेयर का वो छोटा सा टेप रीडर जो टेप को पढ़ता था बस काम करना बंद कर गया। ओह नो। वो टूट गया। पोटेंशियल कस्टमर्स के सामने उनकी सारी मेहनत पानी में चली गई। मशीन ने कुछ नहीं किया। ये तो दिल तोड़ देने वाली बात है। ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो हिट और मिस है, आपके इख्तियार से पूरी तरह बाहर है। एक वायर अगर बाल बराबर भी गलत हो या एक पुर्जा टूट जाए तो सब कुछ रुक जाता है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर से एक क्लैरिटी पैदा होती है। सही। एक आहिस्ता सा एहसास कि शायद हम गलत मैदान में लड़ रहे हैं। उन्होंने सोचा ये हार्डवेयर, इसके लिए फैक्ट्रीज लगती हैं, पार्ट्स खरीदने पड़ते हैं। फिजिकल चीजों की अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल, जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं जिन पर आपका कंट्रोल ना होने के बराबर है। लेकिन सॉफ्टवेयर इसके बिल्कुल उलट है। एग्जैक्टली। सॉफ्टवेयर सिर्फ आपके दिमाग की ताकत है, आपका वक्त, आपकी क्रिएटिविटी। उसमें कोई वायर्स नहीं है। जी नहीं, कोई फैक्ट्रीज नहीं। उसकी दुनिया में आप खुदा हैं। आप उसके कानून बनाते हैं और वो वही करता है जो आप उसे कहते हैं। ये वो चीज थी जो वो जानते थे। ये वो मैदान था जहां उनका असल एडवांटेज था। तो यहाँ से एक बहुत अहम सबक मिलता है। अपनी एनर्जी उस जंग में जाया ना करें जो आप जीत नहीं सकते। पहचानें कि आपका असल मैदान कौन सा है। अपना सॉफ्टवेयर क्या है। हाँ, और अपनी सारी ताकत वहीं लगाएं। ये एक बहुत अहम माइंडसेट शिफ्ट है। उन चीज़ों को पहचानना जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और अपनी पूरी एनर्जी उस चीज़ पर लगाना जो हमारी यूनिक स्ट्रेंथ है। अरे थी। और उस चीज पर फोकस करते हैं जहां आपकी क्रिएटिविटी और स्किल्स असल में फर्क ला सकती हैं। आप अपने कंट्रोल का दायरा पहचान लेते हैं। बिल्कुल। इस रियलाइजेशन के बाद भी एक अरसा ऐसा गुजरता है जब आपको पता तो होता है कि आपको क्या करना है, लेकिन आप करते नहीं। हाँ, वो एनालिसिस पैरालिसिस। हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठे पिज़्ज़ा खाते हुए या देर रात तक बातें करते हुए फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं। ऐसा कर सकते हैं, वैसा हो सकता है। बिल्कुल। आइडियाज हवा में तैरते रहते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ बातें होती हैं। एक बेचैनी रहती है कि वक्त गुजरता जा रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो एक लम्हा आता है जो सारी बातों को, सारे ख्यालों को एक हकीकत में तब्दील कर देता है। पॉल एलन हार्वर्ड स्क्वायर से गुजर रहे थे, बर्फ पड़ रही थी। उन्हें एक न्यूज स्टैंड पर एक मैगजीन नजर आई, पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स, जनवरी 1975। एक मैगजीन के कवर ने सब कुछ बदल दिया। ऐसा क्या था उसमें? उसके कवर पर एक कंप्यूटर की तस्वीर थी और हेडलाइन थी, प्रोजेक्ट ब्रेक थ्रू, वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर किट टू राइवल कमर्शियल मॉडल्स। अल्टेयर 8800? अल्टेयर 8800?
उस वक्त तक कंप्यूटर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज या यूनिवर्सिटीज के पास होते थे। आम इंसान के लिए सोचना भी नामुमकिन था। राइट। ये पहली बार था कि एक ऐसी किट मार्केट में आई थी जिसे कोई भी खरीद कर अपने घर में खुद असेंबल कर सकता था। तो ये वो सिग्नल था जिसका उन्हें इंतजार था। ये सिग्नल से कहीं कहीं बढ़कर था। पॉल एलन ने फॉरेन मैगजीन खरीदी और वो बिल गेट्स के डॉर्म रूम की तरफ भागे। ओके। वो हाँफते हुए कमरे में दाखिल हुए, मैगजीन गेट्स के सामने रखी और कहा, इट्स हैपनिंग विदाउट अस। ये हमारे बगैर हो रहा है। वाओ, ये लाइन बहुत पावरफुल है ना? ये डर नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है। इसका मतलब है कि जिस फ्यूचर का हम सिर्फ ख्वाब देख रहे थे वो अब शुरू हो चुका है। और अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। उस एक लम्हे में सारी बेचैनी, सारी बातें एक कॉन्क्रीट रियलिटी में बदल गईं। अब क्या करें का सवाल ही नहीं रहा था। नहीं, अब सिर्फ कैसे करें का सवाल था। उन्हें फौरन पता चल गया कि उन्हें क्या करना है। इस छोटे से कंप्यूटर के पास हार्डवेयर तो था, लेकिन इसका दिमाग, इसका सॉफ्टवेयर नहीं था। तो वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। वो इस मशीन के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक बनाएंगे। एक ऐसी लैंग्वेज जो इस मशीन को जिंदा कर देगी। इस एहसास में एक अजीब सी ताकत है जब आपको पता चलता है कि आपका वक्त आ गया है। पैसिव सोच एक्टिव एक्शन में बदल जाती है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से असल कहानी शुरू होती है। राइट। जब मकसद साफ हो जाता है तो फिर एक अलग ही सफर शुरू होता है। एक ऐसी कैफियत जहां वक्त का एहसास नहीं रहता। रातें दिन में और दिन रातों में बदल जाते हैं। क्लासेस स्किप हो जाती हैं, खाना पीना भूल जाता है। आप बस अपने काम में डूबे होते हैं। फ्लो स्टेट। पर ये सुनने में जितना रोमांटिक लगता है, इसके पीछे इंतहाई मुश्किल मेहनत होती है। बिल्कुल। वो हार्वर्ड के ठंडे कंप्यूटर लैब में विंटर जैकेट पहनकर टर्मिनल के सामने घंटों बैठे रहते थे। राइट। कोड लिखना, उसे रन करना, उसकी गलतियां ठीक करना, ये एक मैजिकल फीडबैक लूप बन गया था। राइट, रन, फिक्स। आप डिनर के बाद टर्मिनल पर बैठते हैं और जब नजर उठाते हैं तो सुबह के 2 बज रहे होते हैं। और थकावट का एहसास भी नहीं होता। नहीं, अगर नींद आती है तो टर्मिनल पर ही सो जाते हैं या कंप्यूटर से निकलती हुई गर्मी के पास फर्श पर ही लेट जाते हैं। ये कोई मजबूरी नहीं लगती। ये जुनून होता है। हाँ, ये एक जुनून होता है। एक ऐसी स्टेट ऑफ फ्लो जहां आपका दिमाग और आपका काम एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात है। वो क्या? वो जिस कंप्यूटर के लिए ये सारा सॉफ्टवेयर लिख रहे थे, अल्टेयर 8800, वो उनके पास था ही नहीं। एक मिनट, क्या उन्होंने सॉफ्टवेयर एक ऐसी मशीन के लिए लिख दिए जो उनके पास थी ही नहीं? जी। ये तो ऐसा है जैसे आप उस गाड़ी के लिए चाबी बनाए जो आपने कभी देखी ही ना हो। ये काम कैसे किया उन्होंने? यही तो उनकी ब्रिलियंस थी। उन्होंने हार्वर्ड के बड़े पावरफुल कंप्यूटर PDP-10 पर एक प्रोग्राम लिखा। इस प्रोग्राम का काम था एक एम्यूलेटर बनाना। एम्यूलेटर? यानी PDP-10 ऐसी एक्टिंग करता था जैसे वो छोटा सा कमजोर सा अल्टेयर 8800 हो। वो उसके माइक्रोचिप को, उसकी मेमोरी को, हर चीज को सिमुलेट करता था। अच्छा। तो वो अपना सारा बेसिक कोड इस नकली अल्टेयर पर लिख और टेस्ट कर रहे थे, इस उम्मीद पर कि जब ये असली मशीन पर चलेगा तो काम कर जाएगा। ये तो रिस्क की इंतहा है। इतनी मेहनत, इतनी रातें एक ऐसी चीज पर लगा देना जिसका नतीजा आपको बिल्कुल नहीं पता। ये एहसास कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले नहीं था, शायद इसी जुनून के आगे हर डर, हर रिस्क छोटा लगने लगता है। बिल्कुल। ये वो लम्हात होते हैं जब आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह महसूस करते हैं। और इस सफ़र के अंजाम में जब वो छोटा सा सॉफ्टवेयर जिसे उन्होंने एक दूसरे कंप्यूटर पर सिमुलेट करके बनाया था, वो पेपर टेप पर रिकॉर्ड होता है। हाँ, और उस अनजान शहर, अनजान मशीन की तरफ सफर के लिए तैयार होता है, तो उस टेप पर सिर्फ कोड नहीं होता, उस पर उनकी हफ्तों की नींद, उनका यकीन और उनका पूरा फ्यूचर कैद होता है। जब सारी मेहनत, वो रातों का जागना, वो अनगिनत घंटे एक अनजान शहर में एक अनजान मशीन पर टेस्ट किए जाते हैं, तो दिल में एक खौफ होता है। जरूर। पॉल एलन वो पेपर टेप लेकर अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको गए, जहां MITS कंपनी का ऑफिस था। उन्होंने इससे पहले कभी असली अल्टेयर देखा तक नहीं था। इमेजिन करें, क्या होगा अगर ये काम ना करे? सारी मेहनत जाया हो जाएगी। वो MITS के ऑफिस में पहुंचे। वहां कंपनी का प्रेसिडेंट एड रॉबर्ट्स और बाकी इंजीनियर्स मौजूद थे। सब उस छोटी सी मशीन के गिर्द आकर खड़े हो गए।
एलन ने मशीन में मेमोरी कार्ड्स लगाए और फिर उसने हाथ से स्विच फ्लिप कर करके एक छोटा सा बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम एंटर किया। ये वो प्रोग्राम था जो पेपर टेप को पढ़ने वाला था। एग्जैक्टली बहुत ही नाजुक काम था। एक गलती और सब खत्म। और फिर टेप लोड की गई। हाँ, पेपर टेप लोड होती है और पहली कोशिश में कुछ नहीं होता। खामोशी। सबके चेहरे पर मायूसी। सारा सफर, सारी मेहनत बेकार। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी कोशिश की। उन्हें रियलाइज हुआ कि बूटस्ट्रैप लोडर मेमोरी में सही जगह लोड नहीं हुआ था। उन्होंने उसे ठीक किया, टेप दोबारा लोड की और इस बार क्या हुआ? टर्मिनल पर कुछ लफ्ज उभरते हैं। मेमोरी साइज। ये पहला सिग्नल था कि सॉफ्टवेयर जिंदा है, वो मशीन से बात कर रहा है। बिल्कुल। उस कमरे में एक अजीब सी एनर्जी दौड़ गई। एलन ने मेमोरी साइज एंटर किया, फिर स्क्रीन पर रेडी लिखा आया। ओके। और उसके बाद उन्होंने वो 2 लफ्जों का कमांड लिखा जिस पर सब कुछ डिपेंड कर रहा था। प्रिंट 2+2। एंटर दबाया और स्क्रीन पर एक नंबर प्रिंट हुआ, 4। उस लम्हे में तो पूरी दुनिया सिमट आती होगी। MITS का प्रेसिडेंट एड रॉबर्ट्स भी हैरान रह गया। उसको खुद यकीन नहीं था कि उसकी मशीन ये कर सकती है। और एलन तो हैरान थे ही कि उनके सॉफ्टवेयर ने, जिसे उन्होंने कभी असली हार्डवेयर पर टेस्ट नहीं किया था, इस अनजान मशीन को पहली बार में चला दिया था। सही। वो 4 सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो इस बात का सबूत था कि पर्सनल कंप्यूटर सिर्फ लाइट्स ब्लिंक करने वाला एक हॉबीइस्ट टॉय नहीं है। ये एक ऐसी मशीन बन सकती है जिसे आम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उस 4 ने पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन को जन्म दिया। जिंदगी के बड़े इनकलाब अक्सर ग्रैंड जेस्चर्स से शुरू नहीं होते। वो अक्सर एक छोटी सी, आहिस्ता सी तस्दीक से शुरू होते हैं। सही। इस बात की तस्दीक कि आपकी सोच, आपकी मेहनत अब हकीकत का रूप ले चुकी है। शायद हम सबको अपनी जिंदगी में उस 4 को ढूंढना चाहिए। वो पहला छोटा सा सबूत जो बताता है कि हमारा सफर सही सिमत में है और एक नई रियलिटी जन्म ले रही है। बिल्कुल। और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अब आखिर के पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं, जहां एक तरफ एक छोटी सी कंपनी अपनी पहचान के लिए लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसके फाउंडर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के करीब आ चुके थे। एक तरफ हार्वर्ड की पढ़ाई थी, एक मुस्तहकम मुस्तकबिल का वादा, और दूसरी तरफ न्यू मैक्सिको के एक छोटे से ऑफिस में बैठा हुआ उनका ख्वाब। ये वो कश्मकश है जो हम में से बहुत से लोग महसूस करते हैं। सेफ रास्ता या पैशन का जुआ। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैशन की बात नहीं थी। ज़मीनी हकीकत ये थी कि बिजनेस की आग में सब कुछ जल रहा था। MITS उनका सबसे बड़ा पार्टनर, वही उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। रॉयल्टी पेमेंट्स आना बंद हो चुकी थीं। जो पैसा उनका था वो उन तक नहीं पहुंच रहा था। इस दबाव में हार्वर्ड में बैठकर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना करीबन नामुमकिन हो गया था। जहन में हर वक्त यही चलता था कि जो इतनी मेहनत से बनाया है कहीं वो सब टूट ना जाए। कंसेस का ख्याल ना रखना या MITS से अपने हक के पैसे ना मांगना। उन्होंने कहा यही वो चीजें हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को डुबा देती हैं। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा रियलाइजेशन था कि अगर कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया तो ये सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यहां से माइंडसेट में एक तब्दीली आती है, बहुत बड़ी। जब MITS और परफेक्ट टेक के लॉयर्स ने उन्हें कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की तो वो डरने के बजाय लड़ पड़े। सोर्सेज बताते हैं कि एक मीटिंग ऐसी थी जहां वो अकेले थे और सामने 3 लॉयर्स, और वो मीटिंग वो चीखने चिल्लाने तक पहुंच गई। ये बिजनेस मीटिंग नहीं थी, ये अपने वजूद की जंग थी। ये वो लम्हा था जहां उन्हें एहसास हुआ कि उनका सबसे बड़ा हथियार उनका सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा था बेस्ट एफर्ट्स। एक छोटा सा जुमला जिस पर उन्होंने उस वक्त जिद की थी। ये बेस्ट एफर्ट्स का लफ्ज ये बहुत अहम है। ये हमें सिखाता है कि शुरुआत में की गई छोटी छोटी चीजें आगे जाकर कितनी बड़ी ताकत बन सकती हैं। हम अक्सर एग्रीमेंट्स में इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। और उन्होंने आर्बिट्रेशन में केस जीत लिया। फैसला उनके हक में आया और आर्बिट्रेटर ने साफ साफ कहा कि MITs ने न सिर्फ अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं किए बल्कि दूसरों को लाइसेंस रोककर कॉर्पोरेट पायरेसी की है। कॉर्पोरेट पायरेसी? वाह, ये तो बहुत बड़ी जीत थी। एक ऐसी जीत जिसने उन्हें न सिर्फ उनका सॉफ्टवेयर वापस दिलाया बल्कि उनका आने वाला मुस्तकबिल भी।
इस पूरे वाक़ये का अहम सबक ये है कि जब आपको यकीन हो कि आप सही हैं, तो आपको खड़ा होना पड़ता है, चाहे सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। सही। फाइनेंशियल स्ट्रेस, करियर प्रेशर, ये सब चीजें इंसान को कमजोर करती हैं, लेकिन अगर आपकी बुनियाद मजबूत हो तो आप जीत सकते हैं। यहाँ उनकी बुनियाद वो कॉन्ट्रैक्ट था। उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट उनका सबसे बड़ा एसेट था। केस जीतने के बाद पैसों की तंगी कुछ कम हुई होगी। एप्पल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बड़े नाम उनके साथ काम करने में दिलचस्पी ले रहे थे। लेकिन वही बुनियादी सवाल वो अब भी सामने था, हार्वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट। हुई, जो उनकी तरह ही एनर्जी से भरपूर थे। वो लंबे रातों तक बहस करते थे कि दुनिया पर ज्यादा असर कहाँ डाला जा सकता है, गवर्नमेंट में या कॉरपोरेट वर्ल्ड में। उनके जहन में ये बात साफ होती जा रही थी कि उनका रास्ता बिजनेस का है। और फिर वो फैसलाकुन राहत आई। वो हुड केनाल के किनारे अकेले टहल रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि ये सफ़र अकेले नहीं तय किया जा सकता। उन्हें एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी जो सिर्फ टेक्नोलॉजी ना समझे, बल्कि बिजनेस के हर पहलू में उनका साथी हो। और उन्हें ये भी एहसास हुआ कि इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से अपनाने के लिए उन्हें अपना सब कुछ इसमें झोंकना पड़ेगा। और इस कमिटमेंट के लिए कंपनी में उनका हिस्सा भी ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। ये एक बहुत मुश्किल रियलाइजेशन था, खास तौर पर जब आपका पार्टनर आपका दोस्त भी हो। तो जनवरी 1977 में उन्होंने हार्वर्ड को लेटर लिखकर लीव ऑफ एब्सेंस ले ली। अपने वालिदैन को तसल्ली दी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट काम ना चला तो वो वापस आ जाएंगे। और फिर उन्होंने पॉल एलन से बात की और कंपनी की ओनरशिप को 64-36 में तब्दील किया। ये एक ताख्त मगर जरूरी गुफ्तगू थी, है ना? ये वो कीमत थी जो उन्हें उस जिम्मेदारी के लिए अदा करनी थी जो वो उठा रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि सक्सेस के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, ऐसे फैसले जो शायद उस वक्त लोगों को पसंद ना आए। कंपनी अब मिडसाइट्स के साए से आज़ाद थी। कॉमोडोर, एप्पल, रेडियो शैक, इंडस्ट्री के बड़े नाम उनके कस्टमर्स बन चुके थे। उनका बेसिक सॉफ्टवेयर 1977 ट्रिनिटी कहलाने वाले तीनों अहम पर्सनल कंप्यूटर्स का हिस्सा था। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। इन तीनों कंप्यूटर्स के दिल में बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का कोड धड़क रहा था। लेकिन अल्बुकर्की अब छोटा पड़ रहा था, प्रोग्रामर्स मिलना मुश्किल थे। फिर उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा, सिलिकॉन वैली, डैलिस या फिर वापस घर सिएटल। फैसला सिएटल के हक में हुआ। हाँ, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से नया टैलेंट मिलने की उम्मीद थी और सिलिकॉन वैली से दूरी उन्हें अपने राज महफूज रखने में मदद देती और शायद कहीं ना कहीं घर वापसी का एक सुकून भी था। और फिर दिसंबर 1978 में उन्होंने अपनी पोर्श 911 में अपना सामान रखा और सिएटल के लिए निकल पड़े। वही सिएटल जिसे उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ने का सोचा था। ये सफ़र दरअसल एक माइंडसेट शिफ्ट का सफ़र था। एक शौकीन प्रोग्रामर से एक विजनरी बिजनेस लीडर बनने का सफ़र। उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक ऐसा पैटर्न तश्कील दिया जिसने आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख दिया। और ये आखिरकार उन तमाम छोटी छोटी कोशिशों का रिजल्ट था जो शुरू में शायद बेमतलब लग रही थीं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, इसमें किस्मत का, सही वक्त का और सही लोगों के साथ का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना है कि उनकी पैदाइश अमेरिका में हुई, एक ऐसे घर में जहां उन्हें हर सहूलत मिली। ये उनकी बर्थ लॉटरी थी। टेक्नोलॉजी के उरूज का दौर उनके बचपन से जुड़ा हुआ था। और सबसे बढ़कर शायद उनके वालिदैन का किरदार, जिन्होंने अपने इस अजीब, जिद्दी और थोड़ा सा गैर समाजी बच्चे को समझने की कोशिश की। उसकी एनर्जी को दबाया नहीं बल्कि उसे सही रास्ता दिखाया। बिल्कुल, वो कहते हैं कि अगर वो आज पैदा होते तो शायद उन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर डायग्नोज किया जाता, लेकिन उस वक्त उनके वालिदैन ने उन्हें बस वही सपोर्ट और प्रेशर का ब्लेंड दिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, उन्हें दुनिया में बाहर निकाला। ये सफ़र हमें बताता है कि हम अंदर से कभी नहीं बदलते। वो आज भी खुद को वही 8 साल का बच्चा महसूस करते हैं जो अपनी नानी के साथ कार्ड्स खेल रहा है, हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। ये क्यूरियोसिटी, ये जानने की लगन, यही असल ताकत है। वही चीज़ जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। आज के इस सफ़र के लिए शुक्रिया।